अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं तो वो इस हिसाब से अलाइन हो जाता है, अपने आप को यहाँ पे कर लेता है। अगर हम ऐसे मान के चलें कि एक तरह की फील्ड होती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, कौन सी होती है पता नहीं, बट मान लो होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। अगर इसमें हम कंपास को रखेंगे तो कंपास निडल हमेशा अपने आप को ऐसे अलाइन करेगी, ऐसे अलाइन करेगी, क्योंकि ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव नेचर मानते हैं और साउथ पोल को हम नेगेटिव नेचर मानते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा जब आगे आगे मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो। सो क्लियर हो गया। सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को छोड़ें तो वो अपने आप को पैरेलल कर लेता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक डाइपोल को छोड़ें, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, तो ये भी अपने आप को पैरेलल कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। तो एक बच्चे ने पूछा कि सर आपको कैसे पता चला कि इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है? तो जो क्वेश्चन था वो बहुत बढ़िया था। मैंने कहा पता मेरे को कैसे मालूम चला, मैं एक छोटा सा कंपास लेके आया और उस कंपास को इस मैग्नेट के सामने अलग अलग पॉइंट्स पे प्लेस करा। सबसे पहले मैंने इस मैग्नेट के सामने कंपास को यहां रखा, तो क्या देखा कि कंपास ऐसे हो गया, मतलब हल्का सा इधर को अलाइन हो गया। इधर अलाइन होने का मतलब हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इधर। फिर मैंने कंपास को यहाँ पे रखा, जब कंपास को यहाँ रखा तो कंपास फिर वो ऐसे हो गया, मतलब इधर नॉर्थ पोल हो गया। इससे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे है, इधर है। फिर मैंने कंपास को दोबारा यहाँ पे रखा और वो फिर से यहाँ पे सिमिलर अलाइन हो गया। सिमिलर मतलब यहाँ कलर्ड वाला नॉर्थ पोल है, इससे पता चला मैग्नेटिक फील्ड इधर है। फिर मैंने कंपास को यहाँ पे रखा तो नॉर्थ पोल इधर अलाइन हो गया, आगे को ऐसे कुछ, इससे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है। सो मतलब हम तो फ्री थे, हम अलग अलग जगह पे कंपास को रखते जा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मालूम चलता जा रहा था। सो कोई अगर आपसे सबसे पहला सवाल पूछे कि तुम कैसे प्लॉट करोगे कि एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, कोई तुमसे पूछे कैसे प्लॉट करोगे, तो तुम बोलोगे सर सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम मैग्नेट लेके आएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंपास लेके आएंगे। छोटा सा कंपास लाएंगे तो उसमें इनर्शिया बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़े से में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर इस वाले कंपास को हम यहाँ रखेंगे, अलग अलग जगह रखते जाएंगे, उससे हमें मैग्नेट की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में पता चल जाएगा। चलो जी, ये इंट्रोडक्शन भी हमें समझ में आ गया। तो हमें सबसे पहली बात समझ आती है, मैग्नेटिक फील्ड आज तक हमें पता है कि मैग्नेट की वजह से होती है, और डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कंपास को उसके आसपास कहीं पे भी रख देते हैं, वो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है वहां से पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है। ये सारे के सारे टॉपिक हैं परमानेंट मैग्नेट, जो हम इस वाले चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले। मैं केवल आपको पुराना वाला इंट्रोडक्शन समझा रहा हूं। जो चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स किसका, करंट का इफेक्ट। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही है, ये परमानेंट मैग्नेट है, और मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। सो अब हमारा चैप्टर होता है स्टार्ट। ये मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल्स बताए हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। फिजिक्स समझने के लिए थोड़ी सी इंग्लिश समझ में आ जाती है तो अच्छा रहता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं किसके, करंट के। ओके जी, ये क्या होते हैं, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओस्टेड, अगर तुमने नाम सुना हो ओस्टेड। और ओस्टेड की स्पेलिंग कुछ ऐसे है, OERSTED, ओस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड यहां से शुरू होती है। जो मैं पहले पढ़ा रहा था वो परमानेंट मैग्नेट्स था, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, वो यहां से स्टार्ट होती है। ओस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बहुत अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करे। उन्हें किसी वजह से ये पता चल गया कि अगर किसी एक वायर में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये उनको पता चल गया था ड्यू टू डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, और एक्सीडेंटली उनको आइडिया लगा कि एक फ्लोइंग करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब अगर हम इस वायर में करंट फ्लो कराएं तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर I होगा तो B होगा। B किसके लिए यूज कर रहे हैं हम टर्म, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अगर I 0 होगा तो B 0 होगा। उनका आइडिया लग चुका था, क्लियर है। अब जब एक इंसान को आइडिया लग गया तो उसने एक्सपेरिमेंट कर डाला। बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने। पता क्या करा, उन्होंने एक सेल ले लिया, ये सेल ले लिया,
और एक रियोस्टेट ले लिया। रियोस्टेट का फायदा ये होता है, रियोस्टेट को हम ऐसे दिखाते हैं, याद होगा ना, कि एरो बना दिया, इसका मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और रियोस्टेट के साथ उन्होंने एक वायर को जोड़ दिया ऐसे, वायर को ऐसे जोड़ दिया। एक्सपेरिमेंट करने के पहले हम एक की भी लगाते हैं ना, की लगा देते कहीं यहाँ पे, या हम की लगा देते हैं, ये ऐसे की लगा दी, अभी ओपन है। तो ओस्टेट साइंटिस्ट थे, तो भाई इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक काम करा, जैसा आपको ये एपरेटस दिख रहा है ना बेटा, इसको तुम मान के चलना कि ये वर्टिकल लटका हुआ है, मतलब कैसे समझाऊं मैं, ए बी सी डी, ऐसा मान लो कि ए बी वर्टिकल है, बेटा समझ आ गया, ए बी वर्टिकल है और सी डी भी वर्टिकल है, और कंपास हमने इसके नीचे रखा हुआ है, समझ सकते हो, कंपास हमने इसके नीचे रखा हुआ है, बराबरी में नहीं रखा, इसके नीचे रखा हुआ है, ऐसे रखा। क्लियर हुआ बच्चे? चलो जी, बहुत अच्छी बात है। ओस्टेट ने बड़े प्यार से एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले की को बंद कर दिया। की को बंद करने का मतलब की को क्लोज कर दिया। चलो, की को क्लोज कर दिया। जैसे की को क्लोज करा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। ऑब्वियस सी बात है बेटा, पहले तो कोई करंट नहीं था ना, की को जैसे बंद करा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। और पता क्या देखा, जो ये कंपास है ना वो अंदर को शिफ्ट हुआ। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, ए बी कहां पे है, वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, सी डी भी कहां है, वर्टिकल प्लेन में, कंपास कहां रखा है, नीचे रखा है। तो ये डिफ्लेक्ट हुआ कुछ ऐसे, ऐसे का मतलब अंदर को समझ गया, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में रखा है, तो जो कंपास रखा वो इस वायर के ठीक नीचे रखा है, तो ये अंदर को शिफ्ट हुआ पीछे के डायरेक्शन में। और अगर मैं आपको इसका दूसरा डायग्राम दिखाऊं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि पहले कंपास ऐसे था, अब कंपास अंदर को डिफ्लेक्ट हो गया ऐसे कुछ। आई होप क्लियर है। ये कब की बात है, जब की को क्लोज किया तो हम बोल सकते हैं कि कंपास डिफ्लेक्टेड इनवर्ड, अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। अगर हमने की को क्लोज करा तो कंपास अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि सडनली करंट फ्लो हुआ था। गुड। दूसरा पॉइंट, जैसे हमने की को ओपन करा, जैसे हमने की को ओपन करा, अब तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा यार, सीधी बात है। तुम बोलोगे सर जब हम कंपास को या की को क्लोज करेंगे तो क्या हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में, तो ये अंदर को चला गया। जैसे हम की को ओपन करेंगे करंट क्या हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा। करंट दोबारा से जीरो होगा तो कंपास कहां पे आ जाएगा, कंपास कम्स टू सेम पोजीशन। कंपास कहां पे आ गया, जहां पे पहले था वहीं पे आ गया जब हमने की को ओपन करा। चलो जी, कुछ इन्हें समझ में आया। इन्होंने क्या करा, फिर से एक्सपेरिमेंट करा। अब की बारी उन्होंने क्या करा, बेटा बैटरी देखना, बैटरी देखो, लेफ्ट में प्लस और राइट में माइनस है, बहुत अच्छी बात। अब इन्हें बैटरी को थोड़ा सा बदल दिया, ऐसे कर दिया, सेम रियोस्टेट लगा रखा है ऐसे, और फिर ऐसे कुछ है, और फिर ऐसे है, और सेम सिचुएशन है। यहाँ पे फिर से की लगा दी इन्होंने, ये यहाँ पे की लगा दी है ऐसे और ऐसे। अब की बार फिर से इन्होंने कंपास को वहीं रखा जहां पहले रखा हुआ था, इसके ठीक नीचे रख दिया। कंपास इसके ठीक नीचे रखा हुआ है, दोबारा ये नॉर्थ साउथ ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ ऐसे हो गया। अब उन्होंने दोबारा से की को बंद करा। सो पहला पॉइंट, की क्लोज्ड। जैसे की को क्लोज करोगे, आप अंडरस्टैंड करो बेटा, पहली बारी जब हमने की को क्लोज करा था तो करंट कैसे फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था इधर को, सही है ना। अब की बारी क्या होगा, अब की बारी करंट फ्लो होगा इधर को। करंट की डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट हो गई, ऑपोजिट हो गई। तो अगर पिछली बार में कंपास डिफ्लेक्ट हुआ था अंदर की तरफ, तो अब कहां पे डिफ्लेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, अब ये डिफ्लेक्ट होगा बाहर की तरफ, कंपास इधर को डिफ्लेक्ट हुआ। तो अभी हमें क्या लिखा है, की क्लोज्ड, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, कंपास डिफ्लेक्टेड कहां पे, आउटवर्ड। अगर ये पहले डिफ्लेक्ट हुआ था इनवर्ड, तो अब ये डिफ्लेक्ट कहां पे हो गया, आउटवर्ड, कंपास बाहर को डिफ्लेक्ट हो गया। तो अब पता क्या आपको, जितनी भी साइंस आज तक डेवलप हुई है ना, एक साइंटिस्ट ने कभी नहीं डेवलप करी। एक साइंटिस्ट ने पहले क्या करा, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा, फिर वो कहीं तक कंक्लूड करा, फिर उसने जर्नल लिखा, जर्नल में लिखने के बाद उसने पब्लिश करवाया, फिर सारी दुनिया के साइंटिस्ट ने पढ़ा, फिर किसी किसी के दिमाग में कुछ आइडिया आया, फिर उसने क्या करा, उसको फर्दर एक्सपेंड करा। सो ओस्टेड साइंटिस्ट थे जिन्होंने केवल ये बताया कि अगर वायर में करंट फ्लो होगा तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होगी। और क्या बताया,
अगर करंट एक डायरेक्शन में होगा तो कंपास एक तरफ डिफ्लेक्ट होगी, अगर हम करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा। ये बताया। और क्या बताया? और उन्होंने बताया कि अगर हम इस वायर में करंट बढ़ा दें, हाउ कैन वी इंक्रीज करंट इन दिस वायर? बाय डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस। इफ वी समहाउ कैन डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ दिस वैल्यू, या जो जो रियोस्टेट है, अगर हम इसकी वैल्यू को या इसके रेजिस्टेंस को किसी तरह से कम करा पाए तो हम क्या देखेंगे? इस वायर में करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन पहले के कंपैरिजन में ज्यादा आ जाएगा। इससे ओस्टेट को समझ आया पहली बात कि अगर एक डायरेक्शन में करंट होगा तो एक तरफ डिफ्लेक्शन आएगा, दूसरे डायरेक्शन में होगा तो दूसरे तरफ डिफ्लेक्शन आएगा। करंट अगर कम होगा तो कम डिफ्लेक्शन आएगा, करंट ज्यादा होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। तो उन्होंने कंक्लूजन किया। कंक्लूजन क्या दिया? कंक्लूजन ये दिया कि सर आपने अभी अभी तो बताया था कि कंपास नीडल में जो डिफ्लेक्शन होता है वो करंट की वजह से होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है? वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। और यहां तो हम बोल रहे हैं, यहां हम क्या बोल रहे हैं? यहां हम बोल रहे हैं कि जब करंट होगा तब डिफ्लेक्शन होगा। एक काम करते हैं, दोनों को सम अप करते हैं। उससे क्या सम अप करके हमें क्या मिलेगा? कंक्लूजन कि जब भी इस वायर में करंट होगा, इस वायर में करंट होगा तो शायद इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस कंपास को डिफ्लेक्ट करेगी किसी एक डायरेक्शन में। अगर हम इस वायर के करंट को बदल देंगे, करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो इस वायर की वजह से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी बदल जाएगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो कंपास का डिफ्लेक्शन सेम साइड नहीं होगा बेटा। कहां पे होगा आपकी बारी? ऑपोजिट साइड होगा। ये कंक्लूजन है जो उन्होंने करा। क्लियर हो गया? जैसा मैंने आपको बोला था, कॉपी पेन उठाओगे और मैं थोड़ा सा लिखवाता हूं आपको। तो लिखो ओस्टेट्स एक्सपेरिमेंट। इसमें लिखो अ कंपास इज प्लेस्ड, a compass is placed near current carrying wire. A compass is placed near current carrying wire. When current in wire starts flowing, when current in wire starts flowing, comma, there is deflection in compass needle. There is deflection in compass needle. Full stop. If direction of current in wire changes, if direction of current in wire changes, then direction of deflection of needle also changes. Full stop. More the amount of current in wire, more the amount of current in wire, comma, more the deflection of needle, more the deflection of needle. नीचे हेडिंग लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन वायर, due to flow of current in wire, there is magnetic field. There is magnetic field which deflects compass needle, which deflects compass needle. When direction of current changes, comma, generated magnetic field also changes, which deflects compass needle along opposite direction, which deflects compass needle along opposite direction. Full stop. आगे लिखो, after performing Oersted's experiment, one can conclude
one can conclude that magnetic field generates due to current carrying wire. Generates due to current carrying wire. So दोबारा बात करते हैं। अब बताओ बेटा, चैट बॉक्स में दिक्कत है किसी को? बेटा जी, आपको समझ में आ गया? यस नो में आप आंसर दे सकते हो। ओके, वन टाइम रिपीट। ओके, रिपीट कर दो। राइट, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस, रिपीट लास्ट लाइन। ठीक है, मैं बताता हूं दोबारा। ओके सर, नेक्स्ट टाइम स्पीड डिक्रीज कर दो। ठीक है, राइट, आई गॉट दैट, परफेक्ट। बेटा मैं दोबारा समझाता हूँ थोड़ा सा, अब फिर धीरे धीरे हमारी ट्यूनिंग बन जाएगी ना, इस वाले प्लेटफॉर्म पे फिर ठीक हो जाएगा। बच्चा देखो, सबसे पहली बात, जब हमने इसको बंद करा तो ये डिफ्लेक्ट हुआ और ये एक तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। फिर हमने इस बैटरी को उल्टा कर दिया, उल्टा लगा दिया तो करंट उल्टा हो गया, तो इसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल गई। तो उन्होंने अपनी थीसिस में क्या कंक्लूजन लिखे? उन्होंने ये कंक्लूजन लिखे कि अगर इस वायर में करंट होगा तो करंट के होने की वजह से वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। अभी कुछ नहीं पता था, डायरेक्शन वगैरह का नहीं पता था, किधर होगी, कितनी होगी, कुछ नहीं पता, बस उन्हें पता चला कि होगी, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो कंपास को डिफ्लेक्ट होना नहीं चाहिए। हम पढ़ तो चुके हैं बेटा, पुराने पेजेस फिर दिखाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफ्लेक्ट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफ्लेक्ट होता है? मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है मैग्नेटिक डाइपोल, जिसको हम कंपास बोलते हैं। क्लियर? तो अगर डाइपोल डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं से मैग्नेटिक फील्ड आई है। और वो कहां से आई? जब हम करंट को फ्लो नहीं करा रहे थे, देयर वाज नो करंट, तो नो डिफ्लेक्शन। व्हेन देयर इज करंट देयर इज डिफ्लेक्शन। इससे पता चला कि अगर हम वायर में करंट फ्लो कराएंगे तो उसके आसपास एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगी इसको डिफ्लेक्ट कराने के लिए। फिर उन्होंने कहा चलो यार एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट करते हैं, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो देखने में। तो उन्होंने बैटरी को उल्टा लगा दिया। बैटरी को उल्टा लगाया तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, और ऐसा हुआ तो कंपास जो पहले अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था वो कहां पे हुआ? बाहर की तरफ। तो कंक्लूजन क्या पता चला कि देखो भाई, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगी? क्योंकि ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। सो मैंने कंक्लूजन लास्ट लाइन में आपको ये लिखवाया था कि व्हेन देयर इज करंट इन वायर, when there is current in wire, there is magnetic field, and this magnetic field is responsible for the deflection of compass needle. यहां तक हम कंक्लूड कर पाए थे। परफेक्ट है। अब इन्होंने अपनी थीसिस लिख दी, उसके बाद इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्योंकि एक साइंटिस्ट एक लेवल तक काम करता है। फिर आए साइंटिस्ट जिनका नाम था बायोट एंड सेवर्ट। बायोट एंड सेवर्ट, बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी सी कहानियां हैं, पूरी जुड़ी हुई कहानियां हैं। तो उनका नाम था बायोट और सेवर्ट। उन्होंने अपना लॉ या रूल दे दिया, तो बायोट सेवर्ट्स लॉ, ये इन्होंने मिलके काम किया और एक लॉ दिया। और इन्होंने अपना नहीं दिया कुछ, पहले इन्होंने क्या किया, उन्होंने ओएस्टेट के एक्सपेरिमेंट को उठाया, उनकी थीसिस उठाई, खूब सारा पढ़ा, फिर उन्हें कुछ समझ में आया कि ऐसा होता है कि नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं होता है कि नहीं। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने एक वायर लिया, सुनना बहुत ध्यान से, अच्छी कहानी है। सबसे पहले एक वायर लिया, इसमें फ्लो कराया करंट। क्लियर हो गया? इसमें फ्लो कराया करंट और कंपास नीडल को अलग अलग जगह रख के देखा। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, राइट साइड में कंपास नीडल को रखा। राइट साइड में रखा तो क्या पता चला कि कंपास नीडल अंदर को डिफ्लेक्ट होती है। बेटा अंदर को हम हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे से ध्यान रखना, जहां मैं ऐसे लिखूंगा इसका मतलब होगा इनवर्ट, जहां मैं ऐसे लिखूंगा इसका मतलब होगा बेटा आउटवर्ड। ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी है, खतरनाक नहीं है, बहुत आसान सी बातें। तो बायोट एंड सेवर्ट ने एक्सपेरिमेंट करा, ये वायर बनाया और ऊपर को करंट फ्लो कराया।
जैसे करंट फ्लो कर रहा था तो उनको कंपास को रख के पता चल गया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड, वायर के राइट में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होती है, अंदर की तरफ। अब हम क्यों की बात नहीं करेंगे, क्यों होती है, अभी हम ये मान के चलेंगे कि ये होती है, क्यों बाद में समझने की कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने क्या करा, लेफ्ट साइड में कंपास को रखा, तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर को होती है। अब तुम देखना हो क्या रहा है, यहां ये हो रहा है कि इस वायर के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, और वही लाइन अंदर को जाके घूम के घूम के घूम के लेफ्ट साइड से बाहर को निकल रही है, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। अब उन्होंने पता क्या करा, बेटा जो वायर आपको सामने दिख रहा है ना, इस वायर को उठाया और इस बोर्ड के अंदर कर दिया। मैं उल्टे पुल्टे एक्सपेरिमेंट करूंगा, आप कंफ्यूज मत होना। अब उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने ऐसे कर दिया। बेटा ध्यान समझना, क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। ये क्या चीज है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। ये समझ आ गई। अब मैं पेज बदलता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं यार, इसको हटा देते हैं। चलो ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने अब की बारी क्या करा, वायर को ऐसे कर दिया। अब मैं दोबारा क्रॉस बना रहा हूं, ध्यान रखना, यहां क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब है, क्रॉस का मतलब है करंट इन वायर गोइंग इन। पहले समझो मैंने क्या बनाया। इस वाले डायग्राम में बेटा ये वायर था और ये मैग्नेटिक फील्ड्स थी। इस वाले डायग्राम में मैंने वायर को अंदर कर दिया, मतलब जो वायर अभी बाहर दिख रहा था मैंने उसको पकड़ा और प्लेन के अंदर डाल दिया, मतलब प्लेन के अंदर भी है और बाहर भी होगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे तुम्हारे सामने एक पेज है, तुम्हारे सामने एक पतली सी रॉड हो, पतली सी रॉड, और तुमने क्या करा, उस कॉपी पे पेनिट्रेट कर दिया, कुछ रॉड का पार्ट बाहर निकला है, कुछ रॉड का पार्ट अंदर है। इसका मतलब क्या हो गया, करंट इन वायर गोइंग इन। आई थिंक क्लियर है। दोबारा इनने कंपास रखा, दोबारा कंपास रख के क्या देखा इनने, कंपास जब राइट में रखा, यहां पे रखा, तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इधर को होती है। फिर इनने क्या रखा, कंपास को थोड़ा ऊपर रखा, तो मालूम चला मैग्नेटिक फील्ड इधर को होती है। फिर इनने कंपास को यहां पे रखा और पता चला मैग्नेटिक फील्ड यहां होती है। ओ, फिर इनने कंपास रखा और पता चला मैग्नेटिक फील्ड यहां होती है। और फिर इनने कंपास अलग अलग जगह रखा और उनको एक बात पता चली कि ये वाली फील्ड पुरानी वाली फील्ड से थोड़ी हटके है। ये वाली फील्ड क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करती है, मतलब यहां पे देखेंगे तो फील्ड इधर होगी, यहां देखेंगे तो इधर होगी, यहां पे देखेंगे तो इधर होगी, और यहां पे देखेंगे तो इधर होगी। मतलब किसी भी करंट कैरिंग वायर की तरफ ये वर्लपूल जैसा बनाती है, मतलब वायर के सराउंड में चक्कर चक्कर लगाती है गोल गोल, इस हिसाब की फील्ड होती है। तो क्या फील्ड केवल यहां होगी, नहीं, यहां थोड़ी होगी, फील्ड यहां भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। हाँ, लेकिन हम जैसे जैसे वायर से दूर जाते जाएंगे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा कि कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन होगी ऐसी। हम और ज्यादा पास होंगे, यहां भी फील्ड होगी, इधर भी होगी। इसका मतलब वायर के सराउंडिंग में एक तरह के वर्लपूल बन जाते हैं, गोल गोल। मतलब whenever we have a wire, there is a region जहां पे उसके सराउंडिंग में पूरे में वर्लपूल से बन गए हैं, मिलियंस ऑफ वर्लपूल बन गए हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी वाली फील्ड नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती थी, दिखा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती थी कि ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये हमेशा ओपन लूप बनाती थी। ओपन का मतलब यहां से चलेगी कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, यहां से चलेगी इनफाइनाइट तक, दोबारा लौट के आने वाली नहीं है। दोनों में ये फर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। ये ऐसे जाएगी और चलते रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे वायर है, ये वायर है, तो क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे एरो देखो, ऐसे कुछ, एक और लूप ऐसे होगी, क्योंकि वो तो सब तरफ होगी ना, चारों तरफ होगी, तो हर जगह होगी। ऐसे से लूप बनाते जाओ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे कुछ। चलो जी, हमें बायोट एंड सैबर्ट ने एक्सपेरिमेंट करा, तो इतना उनको समझ आया कि अच्छा ऐसे होता है। तो उन्होंने सोचा यार क्यों ना जो वायर अभी अंदर को करंट लेके जा रहा है, अगर हम इस करंट को ऊपर को कर दें तो। तुम सब समझदार हो, मुझे मालूम है। अगर एक वायर अंदर को करंट लेके जाएगा तो ऐसी फील्ड होगी, अगर वायर का करंट बाहर को आएगा तो ऐसे थोड़ी ना होगी, फिर उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, बदल जाएगी। तो अगर हम दोबारा से एक काम करें,
एक वायर लेते हैं बेटा, डॉट का मतलब इनसाइड है कि आउटसाइड है? आउटसाइड है। अगर इनसाइड था तो एक तरह का नेचर था, आउटसाइड होगा तो नेचर कैसा होगा? डायरेक्शन बदल जाएगी, बाकी सब कुछ सेम होगा, ये ऐसे हो जाएगी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार मैं पता क्या करूंगा, कई बार मैं इसको बोलूंगा करंट है और ये फील्ड है, लेकिन अभी हम क्या दिखा रहे हैं, ध्यान रखो, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है बेटा? ये है करंट इन वायर, कहां पे? आउटवर्ड। दिस इज करंट इन वायर कमिंग आउटवर्ड। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। सो बायोट एंड सेवर्ट ने दोनों ने मिलकर खूब सारी मेहनत करी और पता चल गया कि सर अब तो क्लियर हो चुका है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। कॉपी उठाओ और थोड़ा सा लिखो। इसमें लिखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर dissimilar from electric lines. Magnetic lines of force are dissimilar from electric lines. These lines form closed loop. These lines form closed loop, whereas electric lines are always open curve. Whereas electric lines are always open curve. कैसे दिखा देता हूं। कई बार हम क्या करते थे, दो चार्ज लेते थे, एक प्लस और एक माइनस। इनकी वजह से लाइंस कैसी होती थी? लाइंस प्लस से चल के माइनस, देखो ओपन है ना, ये ओपन है, ये भी ओपन है, देखो यहां जाके खत्म हो गई, बट क्लोज तो नहीं किया ना बेटा। क्लोज किसको कहते हैं? क्लोज का मतलब जहां से चले थे वहीं आ जाओ, वो तो नहीं हो रहा यहाँ पे। नो डाउट प्लस से जाके माइनस पे टर्मिनेट हो जा रही है, बट दोबारा माइनस से चल के प्लस पे नहीं जा रही। दीज आर नॉट क्लोज लूप। ये क्लोज लूप तब होती जब यहां जाती और फिर यहां से फिर लौट के यहाँ पे आ जाती, तब हम बोलते हैं क्लोज लूप है। ऐसा नहीं हो रहा है, बट मैग्नेटिक लाइंस में ऐसा हो रहा है। मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं कि आपको पहले बेसिक बात समझ में आ जाए कि मैग्नेटिक लाइंस है क्या। एक और चीज, इलेक्ट्रिक लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों है? क्योंकि ये चार्ज के स्टैटिक नेचर की वजह से जनरेट होती है। चार्ज रुके हैं तभी ये लाइंस जनरेट हो रही हैं। लेकिन ये क्या चीज है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, ये क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक है। मैं इलेक्ट्रो वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, देखना, करंट है। करंट मतलब क्या? करंट मतलब इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मतलब रुके हैं कि भाग रहे हैं। When electrons are running in the wire, then nature is called electrodynamics. So whenever there is current, there is magnetic field, and current is called electrodynamics. So this field is what? This is electrodynamic field. दोबारा लाइन लिखो, electric field is electrostatic nature. But magnetic field is electrodynamic nature. But magnetic field is electrodynamic nature. चलो एक और बात करते हैं। आप एक बात सोचो, एक बात सोचते हैं कि अगर एक वायर में करंट हो और मैं आपसे बोलूं कि यहां पे डायरेक्शन ऊपर को है, निकालते कैसे अभी आपको समझा दूंगा, रूल समझा दूंगा, अभी बस समझो आप। यहां डायरेक्शन ऊपर है और यहां नीचे। ये क्या है बेटा? ये करंट है। और ये क्या है? ये अब मैं बी लिखा करूंगा। बी का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से बेटा ऊपर देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आ रही है, यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर को आ रही है। क्लियर हो गया? अब एक बच्चा बोला सर करंट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा करंट का मतलब चार्ज होता है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव के नेगेटिव? सच्चाई तो यह है कि करंट होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, बट कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ये है कि ये नेगेटिव नहीं भाग रहा। कौन सा भाग रहा है? पॉजिटिव भाग रहा है। तो एक बात सोचो, आप सोच के देखो, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता, ये चार्ज है, ये चार्ज है, और ये रुका होता, बस स्टेशनरी होता, तो क्या मिलता हमें? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती।
बट अगर भागने लगेगा, सोचो, क्या यहाँ पे करंट है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो अकेला चार्ज है, लेकिन चार्ज भाग रहा है ना। इफ चार्ज इज रनिंग देन इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ काइंड ऑफ करंट इन द रीजन। मैंने क्या बोला, समझ आया? अगर वायर में करंट भाग रहा है तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल भाग रहे हैं। बट यहाँ क्या हुआ? इकट्ठा चार्ज पार्टिकल भाग रहा है। सो इफ चार्ज पार्टिकल इज रनिंग देन इट इज नॉट अ करंट बट इट बिहेव्स एज करंट। तो अगर एक करंट के जैसा बिहेव करेगा तो भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना? यस होगी। और कैसी होगी? वो सेम नेचर की होगी। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी? बाहर को। और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी? अंदर को। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पे करंट रेगुलरली भाग रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यहाँ थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। फर्क कैसा पड़ेगा? अभी चार्ज यहाँ पे हो सकता है चार्ज दूर चला जाए तो मे बी यहाँ पे फील्ड डिफरेंट हो जाए। मैं मे बी वर्ड यूज कर रहा हूँ। विल बी वाला तो हम बाद में देख लेंगे, आप पढ़ते रहोगे समझ आ जाएगा। तो मे बी ये पॉजिटिव चार्ज आगे चला जाए तो मे बी यहाँ पे फील्ड डिफरेंट हो जाए, बट फील्ड होगी पक्का। इसका मतलब क्या कंक्लूजन हुआ कि करंट कैरिंग वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होती है और चार्ज के भागने की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक और लाइन इसी बात पे लिखो, when there is current in wire, when there is current in wire, there is magnetic field. Similarly, when charge is running with some velocity, when charge is running with some velocity, then also there is magnetic field. Then also there is magnetic field. बहुत सही है, शायद हमें समझ में आ गया। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, फिजिक्स में जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत हेफाजत सा लगता है, बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में, क्या कैसे कहाँ, बट ये धीरे धीरे करके सब सेटल हो जाते हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बस आप केवल एक ही काम करो, सुनते रहो। आपके सराउंडिंग में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टर्बेंस है तो प्लीज अपने घर में ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ पे आसपास की आवाजें नहीं आ रही हो। अगर आप पार्शियल सुनने की ट्राई करोगे, लेक्चर समझ तो आ जाएगा, मजा नहीं आएगा। 100% मेरी बात सुनोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, वो श्योर है। चलो जी, तो हम थोड़ा थोड़ा दूर पहुंच चुके हैं। थोड़ा दूर कहां पहुंचे कि भाई अगर करंट होगा तो फील्ड होगी, और चार्ज भागेगा तब भी फील्ड होगी। बहुत अच्छी बात है। अब और मजेदार बात देखो, अब मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। ग्रेविटेशन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर नेचुरल फील्ड्स। मैन मेड नहीं है, मैन मेड नहीं है। इसको नेचर ने डेवलप करा है हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो हम एरोप्लेन पे, लग्जरी से एरोप्लेन पे बैठ के यहां से यूएसए नहीं जा पाते, क्योंकि डायरेक्शन का पता नेविगेशन या कंपास से पता चलता है, और कंपास मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। इसलिए हवा में उड़ना है तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। समुद्र में हम अपनी बोट लेकर निकलते हैं और हम थोड़ी देर तक हमें लैंड दिखाई देती है, फिर जमीन दिखनी बंद हो जाती है, हम डायरेक्शन भूल जाएंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पता चलती है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो हमारी लाइफ बहुत बहुत ईजी है। इसलिए नेचर ने हमें ये दिया हुआ है कि बेटा इसको अच्छे से यूज करो। जो नेचुरल फील्ड्स हैं वो क्यों, कहां, कैसे का हमारे पास आंसर नहीं है। एक बच्चा पूछ सकता है सर ग्रेविटेशन फील्ड नीचे ही क्यों लगती है, ऊपर क्यों नहीं लगती? तो मेरे पास इसका आंसर नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आंसर है कि बेटा अगर ऊपर लगती होती तो दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, सब गायब हो जाता, कुछ रहता नहीं, वो रिपल्शन वाला काम आ जाता, फिर प्लेनेट एग्जिस्ट नहीं करते। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी तो आप में से कोई सवाल कर सकता है सर प्लस की वजह से बाहर ही क्यों होती है? तो बाहर ही क्यों होती है इसका आज तक मैंने कहीं आंसर देखा नहीं, किसी बुक में है भी नहीं। इसी तरह से अब मैं कंक्लूजन पे आता हूं। एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तुम ये नहीं पूछ सकते मेरे से कि सर इस वायर की वजह से राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्यों होती है। मेरे पास इसका आंसर नहीं है, इसके पास किसी साइंटिस्ट के पास आंसर नहीं है। बिकॉज साइंस इज व्हाट, स्टडी ऑफ नेचर। हम नेचर को स्टडी कर रहे हैं। नेचर क्या बोलती है, अगर वायर में ऊपर को करंट जाएगा तो फील्ड अंदर को होगी। हम ये तो बता सकते हैं कि अंदर है या नहीं है कंपास को रख के,
लेकिन इसके क्यों का आंसर नहीं है हमारे पास। क्यों सर अंदर ही क्यों है, तो ये बेकार का क्वेश्चन है, ऐसे सवाल पूछने की जरूरत है नहीं है। क्लियर है। सो हम मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को अंडरस्टैंड करेंगे एक लेवल तक जाके, उससे बियॉन्ड जाने की जरूरत है नहीं, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उससे उसके बियॉन्ड हमारे पास आंसर ही नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों का कोई आंसर नहीं है। क्लियर है। सो वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो बाहर होगी। हाँ, कुछ साइंटिस्ट ने रूल बना दिए। रूल समझते हो क्या होते हैं? रूल इज नॉट समथिंग विच इज क्रिएटेड, विच इज मेड टू मेक लाइफ इजी। मतलब तो मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी लिख दिया ना मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन बताने के लिए कुछ लोगों ने बढ़िया बढ़िया रूल बनाए। सुनना बेटा, बढ़िया बढ़िया रूल बनाए। एक भाई साहब ने क्या बोला, बोले सर देखो इसमें करंट जा रहा है ना, मेरे कहां जा रहा है, बोले सर जब मैंने कंपास को राइट साइड में रखा तो वो अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, अंदर की तरफ, इससे मेरे को पता चल गया कि फील्ड अंदर है। कंपास को जब मैंने लेफ्ट में रखा तो वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब फील्ड ऊपर की तरफ है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले अब सर बच्चे तो हो जाएंगे कंफ्यूज, तो एक रूल बना देते हैं। मैंने कहा क्या रूल बनाते हैं? बोले राइट हैंड पाम रूल बना देते हैं। राइट हैंड पाम रूल बना देते हैं। ये क्या होता है? ये होता है बेटा, एक काम करो, अपनी कॉपी पे ऐसा वायर बनाओ जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आने वाली है? क्योंकि मैं तुम्हें डायरेक्शन समझाऊंगा, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों के सामने, तब भी उनको समझ में नहीं आता, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड रूल लगा देते हैं, उल्टा पुल्टा होता रहता है। तो बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। बट मैं फिजिकली तुम्हारे सामने नहीं हूं तो इट मे बिकम डिफिकल्ट, बट आप ध्यान से समझो तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा वाला वायर बनाओ, बना दिया। अब तुम्हारा जो राइट हैंड है ना, राइट हैंड उसको ओपन करो। उसको ऐसा ओपन करो कि तुम्हारी पाम बिल्कुल सीधी हो, मतलब उंगलियां तुम्हारी जो चारों हैं वो बिल्कुल सीधी हो, और थंब टेढ़ा मेढ़ा मत करना, उन फिंगर से बिल्कुल 90 डिग्री पे ऊपर को हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अपने हाथ को पूरा खोलो, फिंगर्स को बिल्कुल सीधा करो, और थंब को, जैसा थंब होता है ना बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करके रखो ऊपर की तरफ। तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल होंगी और थंब आपका वर्टिकल होगा। हो गया। कौन से हाथ की बात कर रहा हूं मैं? राइट हैंड, ध्यान रखना, राइट हैंड, लेफ्ट यूज नहीं करना। अब तुम क्या करो, अपने थंब को अलाइन करो करंट के डायरेक्शन में। बेटा थंब मोड़ मत देना, थंब वैसे ही रहने देना, जैसा है एग्जैक्टली वैसे रखो, टेढ़ा मेढ़ा मत करना। थंब को अलाइन करो करंट के डायरेक्शन में, कर लिया। और फिंगर्स को अलाइन करो इसकी तरफ, यहां। तो क्या होगा कि तुम्हारा थंब यहां पे होगा, थंब यहां पे होगा, और तुम्हारी पाम ऐसी होगी। ड्राइंग मेरी वैसे बहुत अच्छी है, हंसने की जरूरत है नहीं। वाह बन गया, एक तो मैजिक हो गया यार, बहुत अच्छी बात है, हो गया। थंब तुमने कहां पे अलाइन करा हुआ है? ऊपर की तरफ। और फिंगर कहां पे अलाइन करी है? वहां जहां फील्ड निकालनी है। हो गया। पाम जानते हो पाम क्या होती है? जानते हो तुम सब। तुम्हारी पाम किधर को धक्का मारेगी देखना, नीचे को के ऊपर को? ऑफ कोर्स नीचे को। राइट हैंड थंब को करंट के डायरेक्शन में करो, फिंगर्स को वहां करो जहां पे फील्ड निकालनी है, दैट इज राइट साइड। तो पुश ऑफ पाम कहां पे आएगा? पुश ऑफ पाम आएगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आएगा तो फील्ड किधर आ रही है? वो भी कहां आ रही है? नीचे की तरफ। चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। दोबारा एक काम करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम इधर निकालते हैं, लेफ्ट साइड में, यहां निकालना है कि फील्ड किधर होगा। और दोबारा क्या करो, वही राइट हैंड, बेटा वही राइट हैंड, अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में अलाइन करो। करंट कहां जा रहा है? ऊपर। तो थंब कहां पे करो? ऊपर। फिंगर्स कहां पे करो? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट हैंड यूज मत करना बेटा, राइट हैंड यूज करना। बार बार बोल रहा हूं, गड़बड़ हो जाएगा बहुत बड़ा, हमें याद नहीं रहता। राइट हैंड यूज करना है। थंब को कहां पे अलाइन करना है? ऊपर की तरफ। और फिंगर्स को कहां पे अलाइन करना है? लेफ्ट की तरफ। तो तुम्हारा थंब तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया थंब, बहुत अच्छी बात है। और फिंगर कहाँ पे अलाइन हो रही है? फिंगर यहाँ पे अलाइन हो रही हैं, ऐसे ऐसे। वाओ, हंसना मत यार, ये पाम है मेरी तो फिंगर यहाँ पे अलाइन हो रही है। पुश ऑफ पाम नीचे की तरफ के ऊपर की तरफ? जल्दी बताओ, ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ गई? ऊपर की तरफ। ये कौन सा रूल है बेटा? राइट हैंड पाम रूल। किस काम के लिए? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए।
अभी मैं तुम्हें बायोट सेवर्ट लॉ का एक्चुअल लॉ नहीं पढ़ा रहा, अभी पहले डायरेक्शन वगैरह समझ लें, फिर बाद में हम समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होता है। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालनी है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिखो अपनी कॉपी पे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ रूल्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ रूल्स। तो पहला पॉइंट लिखो, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, इसमें लिखो align, ALIGN, align your right hand thumb, align your right hand thumb in the direction of current and straight fingers towards that point where we have to calculate direction of magnetic field. Align your right hand fingers towards that point where we have to calculate direction of magnetic field. Then direction of push of palm. Then direction of push of palm gives direction of magnetic field. Gives direction of magnetic field. बेटा दोबारा समझाता हूं, हमने जिस भी वायर की वजह से जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने राइट हैंड के थंब को और फिंगर को खींच के रखेंगे, थंब को करंट के डायरेक्शन में करेंगे और अपनी उंगलियों को उसकी तरफ वहां इंडिकेट करेंगे जहां पे हमने फील्ड कैलकुलेट करनी है। डायरेक्शन ऑफ पुश ऑफ पाम, जैसे इस वाले केस में पाम कहां पे पुश करेगी? अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ पुश ऑफ पाम क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। क्लियर? ऐसे यहां पे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अगर राइट यहां देख रहे थे तो आपकी पाम नीचे की तरफ झुकी हुई थी, अगर आप यहां देखेंगे तो आपकी पाम कहां पे होगी? ऊपर की तरफ होगी। तो पुश कहां पे करेगी? ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आ जाएगी? ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये हमारा रूल है। एक काम करते हैं, इसका थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन कैसे देखेंगे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं और हमारे पास एक वायर है और एग्जांपल में लिखता हूं फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी एट P Q R S T U V। काफी है, दिखा देते हैं ये कहां पे, दिखाता हूं आपको। एक वायर ले लो, इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं Q। एक और वायर ले लो, ये वायर है, ध्यान रखना ये वायर है, फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वायर है जिसमें करंट कहां पे आ रहा है? ऊपर। P Q तो ले लिया हमने, यहाँ R, यहाँ पे S, यहाँ पे T, यहाँ पे U और यहाँ पे V, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा क्वेश्चन, क्या लिखा मैंने? फाइंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट P Q R S T U V। सही हो गया? हाँ बहुत बढ़िया। तो ये दो क्वेश्चन बन गए और मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूं। चलो जी, आपको देता हूं 1 मिनट का टाइम। सबसे पहले P पे डायरेक्शन बताओ। आप मेरे को आंसर मत देना, बट प्लीज कॉपी में खुद कर लोगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। P पे डायरेक्शन बताओ किधर को आएगी बच्चों? मिल गई ना डायरेक्शन? यस। कैसे करेंगे? राइट हैंड थंब किधर अलाइन करेंगे? इधर। इधर। पाम किधर? इधर। पुश ऑफ पाम कहां पे आएगा? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ आएगा तो फील्ड कहां पे होगी? यहाँ पे फील्ड होगी P पे आएगी आउटवर्ड, है ना? आप बोलेंगे सर ये आउटवर्ड है। अच्छा Q पे किधर आएगी? सोचो, इधर थंब आएगा, इधर फिंगर्स आएंगी। पुश ऑफ पाम कहां पे आएगा? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे फील्ड किधर आएगी? इनवर्ड आएगी। बेटा क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं किस पे? R पे। R पे देखो बेटा जी, अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में करते हैं। बेटा करंट किधर है? करंट बाहर को है, बाहर को, ऊपर को। तो राइट हैंड थंब को कहां पे करोगे? ऊपर को। और फिंगर्स को किसकी तरफ करोगे? इसकी तरफ। सोचो, थंब है बाहर को, फिंगर्स है आर की तरफ, तो पुश ऑफ पाम किधर आ रहा है?
पुश ऑफ पाम किधर आ रहा है, पुश ऑफ पाम आ रहा है इधर। बेटा चेक करो, अब यू पे देखो, यू पे देखना है, अपने थंब को कहां पे करोगे, इसकी तरफ, ऊपर की तरफ करो थंब, राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड। यस, अब सही जा रहे हो आप, राइट हैंड। तो थंब करो ऊपर की तरफ, फिंगर कहां पे करना है, यू की तरफ, यू की तरफ करो। और डायरेक्शन कहां पे आएगी, डायरेक्शन आएगी बेटा, डायरेक्शन आएगी इधर को। हो गया। टी की बात करते हैं, टी की। हम कहां पे हैं, यहां। थंब ऊपर की तरफ करो, राइट हैंड थंब ऊपर की तरफ करो, फिंगर करो इस तरफ, टी की तरफ, यहां फिंगर इस तरफ फिंगर करो ऐसे। पुश ऑफ पाम किधर आएगा, इधर आएगा। बाकी तुम्हें अंदाजा लग गया होगा, कैसे लग गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, बात खत्म। एस पे कहां पे आएगा, ऊपर आएगा, चेक कर लो बेटा। अगर वी पे निकालना हो तो कैसे करोगे, वी पे थंब आएगा बाहर की तरफ, और फिंगर तुम्हारी पता किधर आएंगी, फिंगर आएंगी इधर, इधर ये फिंगर होंगी, पता ये फिंगर है। पुश ऑफ पाम किधर आएगा, पुश ऑफ पाम आएगा इधर, चेक करो। अब मैं आपको एक और कंक्लूजन बता दूं, जिस पॉइंट पे भी तुम्हें फील्ड निकालनी होती है, उस पॉइंट का वायर से लेके जो लाइन ज्वाइनिंग आता है, वायर से लेके उस पॉइंट तक का जो लाइन ज्वाइनिंग आता है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उस लाइन ज्वाइनिंग से कैसी होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर। ये अब धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके, मुझे लगा आपको डायरेक्शन समझ में आ गई होगी। देखो सीधी सी कहानी है ये हमारे, दोबारा सुनना, ऐसे सुनोगे तुमने पहले कभी सुना नहीं था। ये वायर, इसमें करंट जा रहा है, किसी ने बोला कि तुम बताओ यहाँ पे फील्ड किधर को होगी, तो तुम क्या करोगे। एक और चीज है, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ ना, रेगुलर क्लास में, तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि बेटा अपना राइट हैंड यूज करो। वो क्या करते हैं, पेन नहीं छोड़ते, पेन हाथ में पकड़े रहते हैं, और वो इधर उधर देखते हैं, शर्माते रहते हैं कि कोई तुम्हें मतलब बेवकूफ बोलेगा कि तुम हाथ ऐसे उल्टा पुल्टा कर रहे हो। अगर इस चीज को समझना है तो आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, वॉट एवर आई एम सेइंग। राइट हैंड में अगर कुछ भी पकड़ा उसको साइड में रखो, अपने हाथ को बिल्कुल सीधा करो, फिंगर्स को बिल्कुल सीधा करो, थंब मतलब ऐसे मानो कि फिंगर हॉरिजॉन्टल है और थंब कैसा है, वर्टिकल है, और ये ऐसे ही रहना चाहिए। मतलब इसको बेल्डिंग कर लो आपस में, ये खिसकना नहीं चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। अब क्या करो तुम, अपने राइट हैंड को इस वायर पे रखो, राइट हैंड को वायर पे रखो, थंब कहां पे आएगा, थंब यहां पे आएगा। बेटा फिंगर्स कहां पे अलाइन करनी है, फिंगर उस तरफ करनी है जहां फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो फिंगर्स कहां पे होंगी तुम्हारे राइट हैंड की, फिंगर्स बेटा इधर होंगी, ये तुम्हारी फिंगर्स है ना, ए ए ए, ऐसे कुछ होंगे। क्लियर हो गया, ऐसे हो गया ना। और आपकी पाम, पाम किधर है, थप्पड़ कैसे मारते हैं किसी को याद है, उल्टा मारते, सीधा, सीधा वाला, तो उसको हम पाम बोलते हैं। पाम किधर को धक्का मारेगी, अगर हम पाम से धक्का मारेंगे, नीचे को कि ऊपर को, राइट हैंड की बात कर रहा हूँ, राइट हैंड की। पाम कहां धक्का मारेगी, ऊपर को, तो फील्ड कहां पे आएगी, अप साइड आएगी। ये मैं आपको समझा रहा था। दूसरी बात मैंने आपको समझाई थी एक और, कि मान लो ये हमारे पास वायर है, इसमें करंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। सपोज करो हमने यहां फील्ड कैलकुलेट करनी है, इधर। क्या करेंगे, सबसे पहले अपने थंब को, राइट हैंड थंब को किधर को अलाइन करेंगे, बाहर की तरफ। बाहर क्यों, क्योंकि करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड थंब को बाहर की तरफ अलाइन करो। और फिंगर्स को कहां पे करना पड़ेगा, फिंगर्स को यहां करना पड़ेगा। ये तुम्हारी फिंगर्स होंगी बेटा, ये फिंगर है, 3D में दिख रहा है, ये फिंगर है। आपका हाथ कितना लंबा है ना। पुश ऑफ पाम किधर आएगा, पुश ऑफ पाम, करके देखो, करके देखो, सुन के समझ में नहीं आएगा। पुश ऑफ पाम आएगा इधर, ये किसको बताएगा, फील्ड को।